मृग तृष्णा अध्याय 42। मालिक, आपसे कोई इंस्पेक्टर साहब मिलने आए हैं। वो एक अत्यंत वृद्ध व्यक्ति था जिसकी सारी हड्डियां दूर से गिनी जा सकती थी। शरीर पर फटे पुराने कपड़े थे जिन पर जगह जगह पैबंद लगे हुए थे। निसंदेह वो अपने मालिक के बाप की उम्र का था। उससे बोल दे रमुआ कि मंत्री जी अभी किसी आवश्यक कार्य में व्यस्त हैं, अभी नहीं मिल सकते। पर मालिक, वो तो कोई अत्यंत आवश्यक कार्य बता रहे हैं, सुना नहीं तूने? लगभग चीख पड़ा था अमजद इस्लाम। रामू कांप कर रह गया था। हाँ, उसका नाम रामू ही था, लेकिन शायद ही उसने कभी अपने नाम का संबोधन सुना हो। रमुआ, यही बोला जाता था उसे। प्रत्येक व्यक्ति की तरह उसके पास भी स्वाभिमान तो था, पर हालात और मजबूरी के चलते लगातार अपमान सहने की आदत पड़ चुकी थी। इससे पूर्व कि वो कुछ सोच पाता, उसने अहंकार से भरी अमजद इस्लाम की कर्कश आवाज एक बार फिर से सुनी। हम इस राज्य के मंत्री हैं। जाओ और उस 2 टके के इंस्पेक्टर से बोल दो कि हम इस समय उससे नहीं मिल सकते। दरअसल अमजद इस्लाम ये जानता था कि इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ उसे मिलने क्यों आया हुआ है। वो ये भी जानता था कि अगर वो मंत्री ना होता तो अब तक इंस्पेक्टर अपनी पूरी टीम के साथ बिना पूछे ही घर में प्रवेश कर चुका होता। इसलिए फिलहाल अमजद इस्लाम ने निर्णय लिया था कि जानबूझकर इंस्पेक्टर और उसकी टीम से बुरा व्यवहार करते हुए मंत्री पद का रौब दिखाना है उसे। लेकिन तब तक स्थिति का त्वरित अनुमान करते हुए इंस्पेक्टर अतुल सचान अपनी टीम के साथ घर के अंदर प्रवेश कर चुका था। मंत्री जी, वो प्रत्येक सिर एक ना एक दिन झुक जाता है जिसे खुद पर जरूरत से ज्यादा अभिमान होता है। अतुल सचान ने पूरे सम्मान के साथ ये शब्द बोले थे, जबकि अमजद इस्लाम अतुल सचान की ही रोबोली आवाज सुनकर चौंक गया था। उसके साथ उसके 8 जवान भी साथ में थे। अरे इंस्पेक्टर, तुम तो स्वयं ही यहाँ आ गए, जबकि हमने तो तुमसे मिलने की इच्छा जाहिर ही ना की थी अभी। मंत्री जी, मेरे पास घर की तलाशी का सर्च वारंट है, कृपया आप हमारा सहयोग कीजिए। इंस्पेक्टर, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अमजद इस्लाम ने जानबूझकर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा। मंत्री जी, बात करने का ये तरीका और लहजा आपको शोभा नहीं देता। तो अब 1-2 टके का इंस्पेक्टर बताएगा मुझे बातचीत करने का सलीका? अमजद इस्लाम ने जानबूझकर उकसाने का प्रयत्न करते हुए कहा। उसका विचार था कि इससे इंस्पेक्टर और उसकी टीम डर जाएगी। इंस्पेक्टर अतुल सचान का खून खौल रहा था, लेकिन फिर भी उसने खुद पर नियंत्रण करते हुए बोला, मुझे आपसे एक प्रार्थना करनी थी, इसलिए आना पड़ा। अब आ ही गया है तो बोल। अमजद इस्लाम बार बार अशिष्ट भाषा का प्रयोग किए जा रहा था और शायद इसलिए अतुल सचान को खुद पर नियंत्रण रखने के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ रहा था। आपके बेटे के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट है मेरे पास। क्या पागल हो गया है तो इंस्पेक्टर? नहीं मंत्री जी, मैं पागल नहीं हुआ हूं। आप मुझे बंगले की तलाशी लेने दीजिए। कोर्ट से सर्च वारंट लेकर आया हूं मैं। कोर्ट के काम में आपको व्यवधान नहीं डालना चाहिए।
सर्च वारंट को अपनी जेब में रख तू और फूट ले यहां से। अमजद इस्लाम जानता था कि कोर्ट के सर्च वारंट को इतनी सरलता से नहीं ठुकराया जा सकता, लेकिन वो ये भी जानता था कि परवेज घर के अंदर ही है। वास्तव में वो अपने मंत्री पद के रौब का इस्तेमाल करके इंस्पेक्टर और उसकी टीम को डराकर थोड़ा सा अतिरिक्त समय चाहता था। पर शायद आज मंत्री जी की किस्मत अच्छी नहीं थी, क्योंकि अब तक इंस्पेक्टर अतुल सचान की सहन शक्ति जवाब दे चुकी थी और अब वो परिणाम की चिंता किए बिना उचित जवाब देने के लिए खुद को तैयार कर चुका था। पागल नहीं हुआ हूं मैं अमजद इस्लाम। निकाल अपने लौंडे को जिसे तूने घर की चार दीवारी में छुपा कर रखा है। मर्द है तो निकाल उस हराम की औलाद को। इंस्पेक्टर! अमजद इस्लाम हैरत में भरकर बहुत जोर से चीखा था। ना 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 अमजद इस्लाम, दौरा पड़ जाएगा दौरा। अरे इस देश को, इस राज्य को तेरी जरूरत है। तू मंत्री है ना, धीरे बोल धीरे। उम्र बढ़ जाएगी तेरी और सेहत का तो कहना ही क्या। अमजद इस्लाम को इंस्पेक्टर अतुल सचान से इस तरह की प्रतिक्रिया की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उसके लिए खुद ये एक अप्रत्याशी स्थिति थी। रामू इन दोनों के बीच गवाह के रूप में खड़ा हुआ था। अतुल सचान के साथ आए हुए जवान भी शांत थे। वे अपने अफसर के निर्देश का इंतजार कर रहे थे। इंस्पेक्टर, लगता है कि तुझे अपनी जिंदगी और अपनी नौकरी से प्यार नहीं है। हाँ, अब आया है तू अपनी औकात पर, अपने असली रूप में। देख भाई अमजद इस्लाम, मैंने अपनी जिंदगी तो उसी दिन गिरवी रख दी थी जिस दिन पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती हुआ था। अब रही नौकरी की बात, तो वो भी मैं अपने जूते की नोक पर लेकर घूमता हूं। कुछ पल ठहर कर अतुल सचान ने आगे कहा, देख, गौर से देख, ये इस्तीफा ही है ना। अपनी जेब से एक कागज निकालकर इंस्पेक्टर ने अमजद इस्लाम को दिखाया। तू अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार्खा समझता है ना। जानता हूं मैं तेरे बारे में सब कुछ जानता हूं। कौन है, क्या था और यहां तक कैसे पहुंचा। फिर भी मैं तेरा सम्मान कर रहा था, लेकिन तुझसे तो सम्मान संभाला ही नहीं गया, क्योंकि तू उसके लायक ही नहीं है। गौर से सुन ले अमजद इस्लाम कि इंस्पेक्टर अतुल सचान कभी किसी से नहीं डरता और ना ही तू मुझे पराजित कर सकेगा। तब तो बिल्कुल भी नहीं जब मेरा दोष ना हो। और फिर तू है भी क्या? बेवकूफ जनता द्वारा चुना गया एक मामूली विधायक ही तो है, जिसे जनता का सच्चे अर्थों में प्रतिनिधित्व करना भी नहीं आता। याद रखना, सच्चाई के मार्ग पर तो मैं खुदा से भी नहीं डरता, तो तू आखिर क्या चीज है? 2 टके के इंस्पेक्टर, अब डायलॉग बाजी बंद कर और बता कि तू मेरे लाल को पकड़ने क्यों आया है। अब हुई ना काम की बात। तेरे बेटे ने कुंजन रेस्टोरेंट में गिरीश नाम के युवक की हत्या की है। क्या बकवास कर रहा है तू इंस्पेक्टर? नो डाउट इंस्पेक्टर, तुझे कोई वहम हुआ है। मेरा बेटा किसी की हत्या नहीं कर सकता। सबसे पहले तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, और दूसरी बात ये कि फिलहाल वो यहां है भी नहीं। मुझे एक बार तलाशी लेने दो मंत्री जी। क्या तू वास्तव में पागल हो गया इंस्पेक्टर, जो मंत्री अमजद इस्लाम के बंगले की तलाशी लेगा? इसमें गलत क्या है मंत्री जी? जोर देकर कहता है इंस्पेक्टर, जैसे कि कटाक्ष कर रहा हो। मैं एक अपराधी को पकड़ने आया हूं, कोर्ट का सर्च वारंट साथ लेकर आया हूं, और इसमें तो मंत्री जी को मेरा साथ देना चाहिए। जनसेवक है ना मंत्री जी। इंस्पेक्टर ने ये शब्द कुछ इस अंदाज से कहे थे
कि अमजद इस्लाम के तन बदन में आग लग गई थी। अब अमजद इस्लाम अपने निम्नतम स्तर पर उतरने का संकल्प ले चुका था। भारतीय लोकतंत्र में तमाम सांसद और विधायक आपराधिक पृष्ठभूमि लिए हुए अपने निम्नतम स्तर पर उतरते रहे हैं। शायद इसीलिए 70 वर्षों बाद भी जनता और उसका जीवन स्तर उच्चतम स्तर पर नहीं पहुंच सका है। जनप्रतिनिधि संसद और विधान सभाओं में वही प्रश्न तो उठाएंगे जो उनके लिए प्रासंगिक जान पड़ेगा। जब गुंडे मवाली लोकतंत्र के इन पवित्र मंदिरों का हिस्सा बनेंगे तो वे ऐसे सशक्त कानून क्यों बनाएंगे जो स्वयं उनके गले का फंदा बन जाए। पर दुर्भाग्य, भारतीय जनमानस धर्म और जाति की राजनीति का निमित्त बनकर अपने इस महत्वपूर्ण दायित्व को पूर्ण नहीं कर पाया है। अमजद इस्लाम जैसे लोगों को जहां जेल में होना चाहिए, वहीं वे देश और राज्य के भाग्य विधाता बने बैठे हैं। वे लगभग चीखते हुए इंस्पेक्टर को जवाब देता है, इंस्पेक्टर, फर्स्ट तो मेरे बेटे ने कोई मर्डर वर्डर नहीं किया, और यदि किया भी है तो तू क्या, तेरा बाप भी उसे पकड़ नहीं पाएगा। वैसे भी पहले अब तू अपनी नौकरी बचा, समझा? अमजद इस्लाम, हर मुजरिम को यही गलतफहमी होती है। मैं तो यहां ये सोचकर आया था कि मंत्री पद पर बैठा ये व्यक्ति ज्यादा पढ़ा लिखा ना सही पर कोई सभ्य इंसान होगा, लेकिन मुझे क्या पता था वो। तू बहुत बोल चुका अब इंस्पेक्टर। मंत्री जी, यही बात कहने से आप मुझे नहीं रोक पाएंगे। अगले ही पल अमजद इस्लाम ने अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलवाया, लेकिन अतुल सचान ने उससे पहले ही खुद कहा, अमजद इस्लाम, आज तो मैं अपने जवानों के साथ यहां से जा रहा हूं, लेकिन अगर शीघ्र ही मैंने तेरा पिल्ला जेल में ना ठूसा तो मेरा नाम भी इंस्पेक्टर अतुल सचान नहीं। अतुल सचान और उसके जवानों ने तेज कदमों से बंगले को छोड़ने का उपक्रम किया। सुन तो ले इंस्पेक्टर, आज तक इस शहर में केवल एक पुलिस वाला आया था जो तेरी ही भाषा बोलता था। आज वो स्वर्ग के या नर्क में किसी कोने में भटक रहा होगा। इसके अलावा यहाँ जितने भी पुलिस वाले हैं, सब के सब मेरे तलवे चाटते हैं, मेरे तलवे, और हमेशा खुश रहते हैं। तो दूसरा है, सिर्फ दूसरा। तो तू भी सुन ले अमजद इस्लाम, मैं तेरी एक बात तो मानता हूं कि आज के समय में हमारा पुलिस विभाग काफी ज्यादा बदनाम है। कुछ अयोग्य लोग भी वर्दी में दिख ही जाते हैं। हिजड़ों की एक फौज ने इस विभाग को बदनाम अवश्य कर रखा है, लेकिन पुलिस विभाग को कमजोर समझने की भूल मत कर बैठना। कुछ लोगों के बेईमान और भ्रष्ट होने का वास्तव में मतलब ये नहीं होता कि सभी लोग ऐसे ही हैं। भ्रष्टाचार हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आता है। जब देश के सामर्थ्य तंत्र में तेरे जैसे लोग उपस्थित हैं, तो नीचे के लोग अगर दृढ़ता ना दिखाएं तो उन्हें भ्रष्टाचारी होना ही पड़ेगा। और वे दृढ़ता कैसे दिखाएं? क्या उनके परिवार नहीं है, बीवी बच्चे नहीं हैं? इसलिए ज्यादातर लोग आसान रास्ता चुनते हैं। पराया लोग ये नहीं समझते कि यदि ईमानदारी से कार्य किया जाए तो फिर किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं, बल्कि अपराधियों को झुकाने की आवश्यकता है। ईमानदार होकर वे कम से कम अपना स्वाभिमान तो बचा सकते हैं। जिस दिन पुलिस विभाग में प्रत्येक कर्मचारी में ये जागृति आ गई तो तेरे जैसे मंत्री भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे।
वे लोग और होते हैं अमजद इस्लाम, जो नोटों की गड्डी के एवज में अपनी आत्मा बेच देते हैं। लेकिन मैं केवल एक पुलिस वाला नहीं हूं, सबसे पहले तो मैं एक भारतीय हूं और अपने देश का बेटा हूं। ये वर्दी तो मैंने अपराधियों को उनके मुकाम तक पहुंचाने के लिए पहनी है। मैं इस पवित्र वर्दी की कीमत पहचानता हूं। ईमानदार लोग अभी देश में और इस विभाग में भी कम तो हैं, लेकिन तेरे जैसे चंद लोगों के लिए बहुत हैं। बस बस इंस्पेक्टर, बहुत हो गया तेरा भाषण। अब तू उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे। ये तो वक्त बताएगा अमजद इस्लाम कि तेरे बेटे को सजा मिलती है या नहीं। बस तू इंतजार कर, क्योंकि मैं उसे छोड़ने वाला नहीं। एक बात तो माननी पड़ेगी इंस्पेक्टर, तू आदमी दिलेर मिला मुझे। लेकिन इंस्पेक्टर अतुल सचान ने उसकी बात पर ध्यान दिए बिना ही अपने जवानों के साथ बंगला छोड़ दिया। अध्याय 42 समाप्त होता है।